I'm Karthik Madan from Triumph Classes, and today we are going to start the chapter Life Process. यार हम लोगों ने अपने अराउंड कुछ ना कुछ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को देखा होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग उनमें कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती. लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकती. लिविंग थिंग्स फील कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकती. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम लोग देख सकते हैं. तो क्या चीजें हैं यार जो एक्चुअली में एक लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाती है? कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग थिंग जब आराम से बैठा हुआ है, सो भी रहा है, तो भी वो कुछ प्रोसेसेस चलते रहे उसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो लिविंग बना रहे. तो लिविंग थिंग को अपने जितने भी काम है, जैसे ग्रोथ, मूवमेंट, किसी भी चीज को समझना, देखना, बोलना, इस सभी के लिए लिविंग थिंग को एनर्जी चाहिए होती है. और ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है लिविंग थिंग के लिए पूरी होती है उसके फूड से. ठीक है, इस फूड को लिविंग थिंग को एक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है ताकि वो इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके. तो सबसे पहला प्रोसेस यार जिसमें लिविंग थिंग को फूड की जरूरत होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हमारे लिए न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल थ्रू केमिकल रिएक्शंस. ये प्रोसेस हमारे लिए न्यूट्रिशन रहेगा. इसके बाद में अब इस सिंपलर फूड मटेरियल को, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ फूड मटेरियल को, हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यार यहां पर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हो गया कहने का मतलब अब आपने एनर्जी बना ली है. तो अभी एनर्जी बनाने के लिए आपने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज किया था जिसका नाम था यार ऑक्सीजन. तो इस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर भी जाना पड़ता है. तो इस प्रोसेस को, जिसमें चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना पड़ता है, उस प्रोसेस को यार हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है. और भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, हेमोग्लोबिन एंड ऑल दैट को भी एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना होता है, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हो पाता है. अब ये सारे प्रोसेसेस हो गए. न्यूट्रिशन आपने करा लिया, आपने रेस्पिरेशन करा लिया, ट्रांसपोर्टेशन करा लिया. इन सारे प्रोसेसेस के चलते हुआ क्या कि कुछ वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में जनरेट हो गया, कुछ साइड प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में जनरेट हो गए, जिनको अब आपको अपनी बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ेगा. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, जिसमें हम लोग वेस्ट मटेरियल को, टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यार एक्सक्रीशन. जिसमें आप टॉक्सिक मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर कर देंगे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हमारे लिए निकल कर आए: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. इनमें से एक भी प्रोसेस अगर एक सेकंड के लिए भी बंद हो गया तो हम लिविंग बीइंग्स शायद नहीं रहेंगे. या हम ही क्यों, कोई और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, अलग अलग तरह के एनिमल्स हो गए, इनमें से कोई भी लिविंग नहीं रहेगा अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस होना बंद हो गया. अगर हम लोग बात करें यार सिंपल ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से हो जाते हैं. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं बनाना होता इन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एमीबा की बात करूं, तो इस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एमीबा को जब अपना फूड कंज्यूम करना होता है, जब अपना फूड लेना होता है, तो देखो ये कैसे से काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एमीबा है, राइट, ये इसका न्यूक्लियस है और ये है इसका फूड मटेरियल. तो एमीबा जो है पर्टिकुलरली अपनी सेल वॉल, अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके जरिए कुछ ऐसे हैंड्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि ये फूड को एनगल्फ कर सके. इन हैंड्स लाइक स्ट्रक्चर को जो एमीबा बना रहा है यहां पर, इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडोपोडिया. दैट विल बी फॉल्स हैंड्स. मतलब ये हैंड्स कोई रियल हैंड्स नहीं है, फॉल्स हैंड्स है एक तरीके से. ठीक है, अब एमीबा इसी तरह से ऐसे करते करते इस पूरे फूड मटेरियल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा और फाइनली ये कुछ ऐसा सा दिखने लग जाएगा. जहां पर यहां पर तो एमीबा का न्यूक्लियस था और यहां पर एक वैक्यूल बन जाएगा जिसके अंदर फूड मटेरियल, जिसको मैं अब फूड वैक्यूल बोलूंगा.
अब एमीबा क्या करेगा यार, अपने सारे के सारे जो जूसेस हैं जो कि इस फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक कर सकते हैं, वो सारे यहां पर फूड वैक्यूल में डाल देगा और फूड में से एनर्जी को निकाल लेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस की यहां पर जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब ऑक्सीजन लेने के प्रोसेस के लिए एमीबा ने डिफ्यूजन कर लिया, है ना, फूड लेने के प्रोसेस के लिए एमीबा ने डिफ्यूजन कर लिया। तो मैक्सिमम प्रोसेसेस के लिए एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन पे ही निर्भर रहता है, डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे फूड अंदर लिया गया है, उसी तरीके से यार फूड को यहां पर वेस्ट मटेरियल को जो एमीबा के लिए जरूरी नहीं है उसको एक्सक्रीट आउट भी कर दिया जाएगा। It is very simple for an organism like amoeba to maintain all these life processes. लेकिन अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसके लिए ये सारे के सारे प्रोसेसेस इतने ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं हो सकते हैं। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन पे, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन पे ही अपना काम करना स्टार्ट कर दे, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ जाएगा और बहुत कम ही एनर्जी वो यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, उनके लिए दूसरे पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि वो अपने लाइफ प्रोसेसेस कैरी कर सकते हैं। इस तरह का प्रोसेस सिर्फ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, जिसको कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो बात हो गई यार एमीबा की। अब हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, उनका लिए एक एक करके सारे के सारे प्रोसेसेस को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं यार बहुत अच्छे से कि क्यों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इजीली रिलाई कर पाते हैं ऑन अ प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन, क्योंकि सिंगल सेल है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, डिफ्यूजन करेंगे जल्दी से सारा काम हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्रोसेसेस के लिए डिफ्यूजन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो उनके लिए कुछ और स्पेशल मैकेनिज्म्स की जरूरत है और उन्हीं स्पेशल मैकेनिज्म्स को अब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार न्यूट्रिशन की, एंड न्यूट्रिशन में भी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यार अबाउट प्लांट न्यूट्रिशन, कि प्लांट्स बेसिकली अपना न्यूट्रिशन कैसे कर पाते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिशन के साथ में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ती है जिसका नाम हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझने की एक बारी कोशिश कर लेते हैं। व्हाट इज एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? एक ऐसा प्रोसेस न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism does not depend on any other living organism. कहने का मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए प्लांट को सनलाइट पर, क्लोरोफिल पर तो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पर तो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, लेकिन किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है, तो उस केस में मैं उसके न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलूंगा। प्लांट्स जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स बेसिकली, वो सारे के सारे इसी तरह का एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करने के लिए यार प्लांट्स को कुछ चीजों की जरूरत होती है। प्लांट्स को जरूरत होती है यार कार्बन डाइऑक्साइड की, इसी के साथ प्लांट्स को जरूरत होगी यार वाटर की, और इसी के साथ प्लांट्स को जरूरत होगी सनलाइट और क्लोरोफिल की। और इन्हीं दोनों चीजों की प्रेजेंस में प्लांट बना लेगा अपना फूड, दैट विल बी ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑफ H2O प्लस ऑफ O2। ये प्लांट के लिए वो इंपॉर्टेंट फूड हो जाएगा जो कि प्लांट को चाहिए होगा। इस रिएक्शन को हम लोग जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। 6CO2 12H2O, इसी के साथ में C6H12O6 के साथ में यहां पे 6CO2 और पर्टिकुलरली 6H2O। तो अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस भी हो चुकी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार जो कि प्लांट के न्यूट्रिशन में हमें ध्यान रखनी होगी।
ठीक है, जिसपे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड ग्लूकोज बना ले रहा है। ग्लूकोज जो कि उसको चाहिए होगा अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। वो प्रोसेस हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से बेसिकली प्लांट जो है वो एनर्जी प्राप्त करता है। कैसे वो करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इतना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक इंपॉर्टेंट बात यार ये कि यहां पर कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और गैस जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और ऑक्सीजन को निकालने के लिए प्लांट के पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होने चाहिए। इन स्पेशल ऑर्गन्स का नाम जो प्लांट के पास में प्रेजेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं यार स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है, एक बहुत तरीके से ये काम चल रहा होता है सारा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं यार अबाउट स्टोमेटा कि स्टोमेटा बेसिकली कैसे काम करेगा प्लांट के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि स्टोमेटा बेसिकली कैसे काम कर रहा है। तो स्टोमेटा का पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। स्टोमेटा में यार कुछ गार्ड सेल्स होते हैं। बेसिकली एक स्टोमेटा के लिए 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज गार्ड सेल्स आर लाइक किडनी शेप्ड, कुछ इस तरीके से, ऐसे बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड बोलते हैं इनको, ऐसे प्रेजेंट रहते हैं ये स्टोमेटा के गार्ड सेल्स। ये दोनों के दोनों गार्ड सेल्स हैं। ये तो गार्ड सेल का न्यूक्लियस है, ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, और यहां इन 2 गार्ड सेल्स के बीच में एक पोर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर एक कह सकते हैं एक स्पेस एग्जिस्ट कर रही है जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर और बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेगा या फिर क्लोज रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टोमेटा ओपन कब होता है। स्टोमेटा की एक बारी ओपनिंग देखने की कोशिश करते हैं कि कब हम लोग बोलेंगे कि यार हमारा जो स्टोमेटा है पर्टिकुलरली वो ओपन है। तो देखने की कोशिश करो। तो पर्टिकुलरली यार अगर हम लोग ध्यान से सोचें, इसको समझें, तो वेनेवर जब स्टोमेटा को ओपन होना होता है तो होता क्या है कि स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं उसमें वाटर फिल कर जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल कर जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। For opening, water fills in the guard cells. Water fills in the guard cells and they swell, thereby opening the pore. जिसकी मदद से जो पोर होता है यार वो खुल जाता है, जिससे कि अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सब्सटेंस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है। इसी तरह से यार जब स्टोमेटा को क्लोज होना होता है, व्हेनेवर स्टोमेटा नीड्स टू बी क्लोज्ड, तो उस केस में क्या होगा यार हमारे लिए, क्लोजिंग के लिए वाटर जो पहले भर गया था अब वो वाटर बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे और अब कोई भी और इस तरह का गैसेस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस नहीं कर पाएगा। फॉर क्लोजिंग स्टोमेटा देखने की कोशिश करिए। वाटर इन द गार्ड सेल्स मूव आउट, thus guard cells shrink and the pore closes। अब ये जो पोर है वो बंद हो जाता है। तो एक बार डायग्राम के जरिए भी देख लेते हैं कि जो बंद हुआ वो पोर है वो कुछ इस कदर दिखाई देता है। श्रिंक्ड गार्ड सेल्स है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, गार्ड सेल्स जो है वो इस तरह से श्रिंक्ड है, जो उसकी वजह से पोर जो है वो बंद हो पा रहा था। और यही ओपन वाले केस में देखें तो गार्ड सेल्स कुछ ऐसे से है, इस तरह से अच्छे से स्वेल्ड अप है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर पोर है वो ओपन हो जा रहा है। यहां पर पोर ओपन है और यहां पर जो पोर है वो क्लोज्ड है। यहां पर गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता। यहां पर वाटर फिल्ड इन है गार्ड सेल्स के और यहां पर फिल्ड इन नहीं है। ये सेल्स सोलन है और ये जो सेल्स है वो श्रिंक्ड है।
तो ये कुछ डिफरेंसेस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन एन ओपन एंड अ क्लोज्ड स्टोमेटा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यार ये तो सिंपल सी न्यूट्रिशन थी बेसिकली, जिसको हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्लांट को अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। स्टोमेटा एक प्लांट का ही ऑर्गन था जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की मदद से स्टोमेटा ने कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज को अपने अंदर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में स्टोमेटा ने सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड ग्लूकोज बना लिया, जिसकी उसे जरूरत थी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और इतना ही प्लांट का न्यूट्रिशन भी है। अब हम लोग यार कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि एक्चुअल में किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, अपने लिए फूड खुद से नहीं बना सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं यार हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स विच डू डिपेंड, इस केस में दे डू डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल कुछ भी हो सकता है, for their food requirement। दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे, उस फूड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो ऐसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको यार हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, या फिर हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है ऐसा न्यूट्रिशन दिखाने वालों को। तो इसमें यार हेटेरोट्रॉफ्स में ह्यूमंस भी आ जाएंगे और काफी अलग अलग तरह के पैरासाइट्स भी आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फूड लेते हैं और शेल्टर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है इसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यार हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है वो हमारे लिए एनिमल न्यूट्रिशन आ जाता है, या फिर बोले तो ह्यूमन न्यूट्रिशन आ जाता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन किस तरीके से काम करता है, आखिर ये ह्यूमन न्यूट्रिशन होगा क्या।